नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करेंगे आज अधिकारों की, राइट्स की बात करेंगे आज, जो कि खैरात में यानी कि दान में नहीं मिलती मेरे दोस्त। काफ़ी संघर्षों के बाद इसको प्राप्त करना होता है। चलिए आज बात करेंगे हम कि किस तरीके से किस कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन से राइट्स भी हैं, कैसे अधिकारों का विकास हुआ है। एक्चुअली हमारा दोस्त आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन राइट्स। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कुछ राइट्स की नीड्स पड़ती है। अब ये राइट्स ऐसा नहीं है कि मैं इंडियंस हूँ, वो अमेरिकन से, वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है, तो इसलिए उसको राइट्स चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम सभी को कुछ ना कुछ राइट्स चाहिए होता है, जिसके अंदर राइट टू इक्वलिटी है, लिबर्टी है, डिग्निटी है। ये सभी राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि स्टेट भी हम लोगों की जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, हमारी जो रिस्पेक्ट है वो भी बना कर रखे। आज चलिए बात करते हैं किस देश के अंदर, दोस्त सभी देशों के अंदर, जैसे कि अफ्रीका हो गया या एशियन कंट्रीज़ हो गया, अमेरिकन कंट्रीज़ हो गए, यूरोपियन हो गए, सभी जगह राइट्स तो हैं, लेकिन एशियन और अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा अपने राइट्स के लिए। चलिए बात करते हैं दोस्त सबसे पहले हम कि राइट्स के बारे में, कि राइट्स का मतलब क्या होता है। देखो, अधिकारों का मतलब होता है एक राइट्स जो हमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं, और बिना राइट्स के हम जी नहीं सकते। अगर मेरे दोस्त मेरे हाथ को, मेरे पैर को, मेरे मुंह, नाक, कान, ये सब इन सबको काट पीट दे, बस खत्म कर दो, तो मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या कर लेगा, फिर खत्म वो तो चीज़। दोस्तों ऐसे ही सेम इंडिविजुअल रूप से मैं पैदा तो हो गया धरती के ऊपर, लेकिन अगर मेरे पास ना इक्वलिटी है ना लिबर्टी है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना लिबर्टी है ना पॉपुलेटी, और मान लो कि मेरे पास ना राइट कोई सा भी नहीं है, ना इक्वलिटी ना लिबर्टी, ये सब राइट्स नहीं है, ना ही दोस्त मेरे को वोट डालने का भी राइट्स है। तो ऐसी कंडीशन में ना ह्यूमन राइट्स का मतलब कुछ नहीं रहेगा, वैसे इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इंसान ही खत्म हो जाएगा फिर तो है। वैसा समाज थोड़ी, क्योंकि अनार्किज्म थोड़ी है भाई। जहाँ पे भी स्टेट्स होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होता है, वहाँ तो राइट्स होता ही होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले हम मानव अधिकारों का मूलभूत अवधारणा क्या है ना, यानी कि बेसिक फंडामेंटल्स जो है ना राइट्स का, वो क्या चीज़ है। चलिए इससे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल टाइम पीरियड की, जिसको हिंदी में कहते हैं संस्थापित या शास्त्रीय। क्लासिकल टाइम पीरियड यानी कि जब प्राचीन समय, एंशिएंट टाइम की जब हम बात करते हैं, तो राइट्स से पता कब डिमांड की गई राइट्स की, या राइट्स की डिमांड करते कब है। सोचो जरा एक बार, खुद से सोचो। टॉपिक से बड़ा ऐसा नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है। मान लो मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और लोगों के कंपेयर में, तो मैं बोलूँगा भाई देखो मेरे साथ जो किया जा रहा है वो उनके साथ क्यों नहीं किया जा रहा, यानी कि मेरे साथ इक्वलिटी नहीं किया जा रहा, तो मैं इक्वलिटी की डिमांड करूँगा। क्योंकि राइट्स ऐसी चीज़ होती है जिसकी डिमांड की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। समय समय पर इसकी डिमांड की जाती है, जब जिस चीज़ की नीड्स पड़ेगी उसी समय उस चीज़ की डिमांड की जाएगी। अब ये डिमांड इन पॉलिटिकल साइंस में राइट्स कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप की राइट्स की डिमांड चली, तो भाई कम से कम एक देश के नागरिक तो कहलाए हम। वैसे ही जब हम बात करते हैं राइट टू वोट की, है ना, सफरेज की, राइट टू वोट की, एंड सभी रिलीजन को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, तो ये सभी राइट, जस्टिस, इक्वलिटी, सब जो चलती रहा। अब देख लो यार, जब हम बात करते हैं तो 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली इंग्लैंड वालों से। आज़ाद हुआ अमेरिका। आज़ाद होते ही दोस्त 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अंदर इन लोगों को क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स दिया गया सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर। वैसे ही सेम देखा जाए तो 1789 के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो राइट टू इक्वलिटी, है ना, एंड लिबर्टी और फर्टेनिटी, ये सब कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल कर आया। तो रेवोल्यूशन में किस चीज़ की डिमांड करी गई, देखा जाए तो राइट्स की डिमांड की गई। इसलिए राइट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी डिमांड की जाती है। अब ये कंडीशन पे बेस्ड है कि किस कंडीशन में कौन सी राइट्स की डिमांड की जाए। अब ज़रा और बताऊँ मैं आपको, तो दुनिया में सबसे पहले 1215 में कानून बना इंग्लैंड के अंदर, जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। अभी बताऊंगा कि कैसे अधिकारों का विकास हुआ उसके अंदर। तो इसी तरीके से देखेंगे हम कि अधिकारों का, ये कानून का जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे अधिकार का विकास होना, यानी कि राइट्स का विकास होना स्टार्ट हो गया। तो क्लासिकल पीरियड के अंदर, यानी कि जब एंशिएंट पीरियड हम जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले एंशिएंट मतलब कौन सा, राजा महाराजाओं का टाइम नहीं, सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए, हम उस देश के एटलीस्ट नागरिक तो बने, इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा। उस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे क्या, मौलिक और मूल अधिकार की बात करते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल्स एंड बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं। अब इस राइट्स के अंदर वो राइट्स आते हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग सभी को चाहिए होता है, सभी को चाहिए होता है। अब वो इंसान चाहे किसी भी कंट्री में रह रहा हो, इसी को हमने अपने देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया हुआ है। दुनिया का तमाम कंट्रीज इसको फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स
सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको फंडामेंटल राइट्स कह लो, कुछ कंट्री में इसको बेसिक राइट्स के नाम, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है ना, तो बेसिक राइट्स भी कह देते हैं। तो सभी कंट्री में नाम बेशक अलग हो सकता है, लेकिन काम एक ही होगा, सभी को राइट्स देने का। अब ये राइट डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, तो ये डायरेक्टली प्रोटेक्टिव राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि जो संविधान देता है उसको कोई भी नहीं ले सकता, ये आपको ध्यान रखना है। जो स्टेट देगा, जो राज्य देगा, वो राज्य उसको वापस भी ले सकता है। जैसे कि डीपीएसपी की कंडीशन इंडिया के अंदर देख लो भाई, फंडामेंटल राइट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमें पार्ट 3 के अंदर जो है, लेकिन जो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये संविधान ने स्टेट को दिया है कि स्टेट चाहे तो लोगों को दे। इसलिए भाई उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट में सरकार नहीं भी दे रही हमें, तो हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। समझ में आया आपको ये सब चीज़ें? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स दुनिया के तमाम सभी कंट्रीज के अंदर है ना। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, हम इंडिया की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, है ना दोस्त, एंड राइट टू क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, है ना, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एंड शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब हमारे अधिकार हैं। तो यही सब जो अधिकार हैं एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी को चाहिए। मान लो कि इनमें से कोई सा राइट जो है ऐसा जो हम कम कर सकते हैं, सोचो जरा, इक्वलिटी खत्म कर दे, यानी कि सभी राइट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अंतर संबंधित है। इसलिए ये राइट्स दुनिया को सभी जितने भी लोग हैं सभी को दिया जाता है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स है। एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं हम, तो फंडामेंटल राइट्स के रूप में ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो दुनिया के सभी कंट्रीज के अंदर है ये, क्लियर है। जैसे फंडामेंटल राइट्स दुनिया में पहले अमेरिका ने किया, तो अमेरिका से हमने ले लिया। क्लियर है दोस्त? चलिए अब बात करते हैं सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार की, कोलेक्टिव एंड किसकी, इंडिविजुअल राइट्स की। कोलेक्टिव राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। कोलेक्टिव मतलब होता है जो पूरे ग्रुप को मिलता है। इंडिविजुअल राइट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर किसी एक इंसान को मिलता है कि इंसान के पास ये पर्टिकुलर राइट है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लो हम जब बात करते हैं किसकी, कि दलितों को ये राइट्स है, एसटी को ये राइट्स है, एससी को ये राइट्स है, ओबीसी को ये राइट्स है, पूरे वुमेन्स को ये स्पेशल राइट्स है। तो एक स्पेशल किसी कम्युनिटी को राइट्स दिया जा रहा है। अब ये राइट्स उसके स्पेशल, उसके विशेष होने के नाते उसको मिल रही है, या वो माइनॉरिटी के अंदर है, ये पहला पर्पस हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना। तो कलेक्टिव राइट्स, ये समझ में आ गया आप सबको। जब दोस्त हम बात करते हैं किसकी, इंडिविजुअल राइट्स की, तो इंडिविजुअल राइट्स के नाते हर एक इंसान को राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, सब चीज़ का जो राइट है ये हर एक इंसान के पास है। जितने भी ये लोग हैं ये सभी के पास एक एक राइट्स तो हैं ही है। और आपको तो कोलेक्टिव का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी को एक राइट्स देना, है ना। एंड जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल राइट का, तो राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, ये तो सभी को है भाई, ये आपको ध्यान रखना था। कोलेक्टिव भी हमारे पास राइट्स एंड इंडिविजुअल राइट्स हैं। क्लियर है दोस्त? ये सब एक तरफ से फीचर्स आप एक समझ सकते हो, तो है ना। अब हम बात करते हैं अधिकारों के विकास का एक राइट्स है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय पीढ़ी के अधिकार, यानी कि दोस्त 3 जनरेशन ऑफ राइट। 3 जनरेशन ऑफ राइट्स जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये अधिकारों के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये हमें ये बताता है कि किस जनरेशन ने किस टाइम पीरियड के दौरान कौन से राइट्स की डिमांड करी। इसके ऊपर डीपली वीडियोस मैंने डाल रखी है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में राइट्स की, वहाँ मैंने आपको बता रखा है। चलिए दोस्त, हाँ, ये जो पहला जो है पॉलिटिकल राइट जो है, इसकी डिमांड मान सकते हो दोस्त आप 1860 के आसपास की गई। ये टाइम पीरियड यानी कि इस जनरेशन के जो लोग थे उन्हें पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करी। जब हम बात करते हैं 1860 के बाद की, यानी दोस्तों मान लो कि 1910 के आसपास की जब बात चलते हैं, तो वहाँ पे सोशल, इकोनॉमी एंड कल्चरल, इन तीनों राइट्स की डिमांड करी गई। ठीक है, 1910 के आसपास की बात, यानी कि जो टाइम पीरियड रहा। नेक्स्ट आती है एकात्मकता नामक अधिकार। एकात्मकता मतलब जब इंसानों ने इन दोनों के अलावा और राइट्स की डिमांड की, जैसे कि डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए, हेल्थ के लिए, रोजगार के लिए, इनकी डिमांड कर रही है। ये जो राइट्स है दोस्त ये 1960 के आसपास ही उसके बाद मानी गई है, 1950 के बाद हम मान के चलते हैं। तो ऐसा ही टाइम पीरियड है जो जनरेशन वाइज लोगों ने अधिकारों की बात करी, इसी को बोला जाता है 3 जनरेशन ऑफ राइट्स। क्लियर है आप समझ आ गया आप सभी को? ये चलिए, तो ये हमें ये भी बताता है कि अधिकारों का किस प्रकार से विकास हुआ है। ये अभी आगे पॉइंट्स बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको क्लियर याद रखना इस पॉइंट को, वहाँ पे अभी मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं किसके ऊपर, मानव अधिकारों की 6 विशेषताएं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम, किसकी, कि जो भी ह्यूमन राइट्स है उसकी मेन फीचर्स क्या है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, मानव होने के नाते लोगों के पास कुछ अधिकार होने चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता ये
एज ए ह्यूमन बींग्स मेरे पास राइट्स होने चाहिए। अब ये राइट्स किसी इंसान ने नहीं दिया, ध्यान रखना है। जैसे कि एक थिंकर है जॉन लोक क्या कहता है, एज ए ह्यूमन बींग मेरे पास राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लाइफ, ये 3 तो मेरे पास होने चाहिए। लाइफ, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये किसी इंसान ने थोड़ी दिया मेरे को, ये तो भगवान ने, ये तो नेचर ने दिया मेरे को, और ना ही इसको कुछ छीन सकता है। वैसे ही आज ये कहा जाता है कि इक्वलिटी तो सभी को मिलना चाहिए, लिबर्टी भी सभी को मिलना चाहिए, और साथ ही एक और जोड़ देगा, वो है डिग्निटी, मतलब सम्मान, गरिमा। स्टेट या गवर्नमेंट का एक मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो सभी लोगों की गरिमा को बना कर रखे। किसी गरिमा को ठेस पहुंचता है तो भाई गड़बड़ है, जैसे मानहानि केस कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार चाहे देश कोई सा भी हो, भेष कोई सा, यानी कि लोग कोई से भी हो, सभी को राइट्स मिलने चाहिए। तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हम कह सकते हैं उनको, क्लियर है। तो राइट्स तो सभी को मिलने ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फीचर कौन सा हमारा, इस पे आते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा मानव अधिकार सार्वभौमिक है, यानी कि जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल है, इनको तराजू पे तोला नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि भाई ये लोग अमीर हैं तो इनको प्रिविलेज स्पेशल राइट्स मिलना चाहिए, ये लोग गरीब हैं इनको कम मिलना चाहिए। इक्वल राइट्स सभी को इक्वल मिलना चाहिए, वुमेन्स हो या मेल हो या फीमेल हो, सभी को इक्वल मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मानव अधिकार सभी लोगों को समान मानते हैं, यानी कि चाहे वो, अभी आपको बताया नहीं मैंने कि चाहे वो कोई सा भी इंसान हो, अमीर हो गरीब हो, है ना, काला हो गोरा हो, जैसे ब्लैक लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, आप जानते ही हो। तो कोई सा भी, जैसे भारत में चाहे दलित हो या एसटी हो या एससी हो, है ना, उनको प्रिविलेज है। लेकिन दोस्तों ऐसे हम देखा जाए एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम सबके सब इक्वल है ना। वो बात अलग है यार कि वो रिजर्वेशन वाली बात आती है, वो चीज़ अलग चीज़ है जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन भी कहते हैं अमेरिका वगैरह के अंदर, भारत में उसको रिजर्वेशन कहते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एज ए इक्वल पीपल इक्वल ट्रीटमेंट किया गया है सभी के साथ, हम सब के सब इक्वल हैं तो इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और हाँ, जो डिसेबल्ड हैं उनको आप हटाकर चलना भी, उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है जो अलग है। बाकी सभी क्या है, इक्वलिटी फॉर ऑल, सभी के लिए एक समान व्यवहार है, ठीक है। ये सब फीचर्स पढ़ रहे हैं हम राइट्स के। नेक्स्ट क्या है, ये अधिकार मूलतः व्यक्तिगत होते हैं। अब बात करते हैं हम राइट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल सभी पर्सन को मिलते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई ये काली है तो इसको राइट्स नहीं मिलेगा, हाँ भाई ये गोरा है तो इसको राइट्स मिलेगा, ये काला इसको राइट्स नहीं मिलेगा, ये थोड़ा लंबा ये डॉक्टर इसको प्रिविलेज मिलेगा, ये वो, ये योग्यता की विजय हो सकती है। जो इंसान योग्यता है वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने लिए अच्छा कर सकता है, लेकिन राइट्स तो सबके पास बराबरी है ना। वो जैसे ये इक्वल है वैसे ये इक्वल है, ये भी डॉक्टर बन सकता है, ये भी IAS बन सकता है, सबके सब इक्वल ही है। तो ये जो प्रिंसिपल है दुनिया के सभी देशों के अंदर इंप्लीमेंट है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर है ना। तो इंसान ये नहीं, ये कंडीशन देश के अंदर आज कंडीशन ये है कि इंसान के पास जो है ना अपॉर्चुनिटी वो सिंपल इक्वल है। हाँ, अब इंसान भाई अपनी योग्यता के अनुसार छोटा बड़ा हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर दोस्त। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे। क्या कहता है ये, मानव अधिकारों के अंतर्गत मानवता के मौलिक सिद्धांत समाहित हैं, यानी कि बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना वो सब के सब है ह्यूमन राइट्स के अंदर है। अब देखो भाई, जो राइट्स हमारा कहता है कि किसी भी इंसान को, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम किसी के अगेंस्ट में किसी जाके कोई काम नहीं करवा सकते, कोई प्रेशर बना के दबाव बना के कोई काम नहीं करवा सकते, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका मतलब सिंपल ये है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना राइट्स की वो सब यूनिवर्सल है, जो कि सभी इंसानों को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, संवर्धन एवं संरक्षण। ये क्या कहता है हमें, ये कहता है कि प्रमोशन और प्रोटेक्शन का ये जो ये राइट्स है ये स्टेट के पास है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी स्टेट मतलब गवर्नमेंट से है कि वो राइट्स का क्या करे, प्रमोशन भी करे, बढ़ावा भी दे कि सभी के पास राइट्स होने चाहिए, और प्रोटेक्शन भी करे ताकि किसी का भी राइट्स का वॉयलेंस ना हो। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अधिकारों के विकास की प्रमुख घटनाएं। अब हम थोड़े से मतलब कि मेन टॉपिक पर आ गए हम कि हमारा अधिकारों का विकास कैसे हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे पहला कानून कब बना था, 1215 में, और उस कानून का नाम था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कानून जब बना था तो जो वहाँ की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंडर में जो वहाँ के राजा थे जेम्स जो थे वो पार्लियामेंट के अंडर में आ गए थे। इससे पहले वो पूरा खुले थे, वो जो चाहे वो करे, वो काफ़ी डिक्टेटर हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से क्या हुआ, 1215 में सबसे पहला कानून बना। इसके बाद जहाँ पे राइट्स की डिमांड करी गई, भाई राइट्स ये रहा कि लोगों को राइट्स है ना कि वो अपने शासक को कम से कम जैसा जो चाहते हैं और राइट्स के तरीके से वो वहाँ का जो राजा है वो प्रजा के लिए कुछ करे। तो इंग्लैंड ने सबसे पहले इसकी डिमांड करेगी, जैसे 15 का राइट देख लो मैग्ना कार्टा के रूप में, 1688 का देख लो ग्लोरियस रेवोल्यूशन,
है, गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में देख लो। एंड आगे चल के तो 1776 का अमेरिका रेवोल्यूशन, 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसे ही दोस्त अधिकारों की बात 1579 के अंदर नीदरलैंड के अंदर हुई। ऐसी और बात करते हैं तो 1689 के अंदर ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स को इंप्लीमेंट किया गया। किसको? बिल ऑफ राइट्स को। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो अधिकारों की सबसे पहले शुरुआत थी, स्टार्टिंग पॉइंट से, जब ये सब कंट्रीज क्या कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रिटेन है, फिर नीदरलैंड है, क्या है ना, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अधिकारों का यहाँ से विकास हुआ। चलिए अब मैं आपको पॉइंट्स दिखा देता हूँ सारे कि कब किस समय कौन कौन से राइट्स को इंप्लीमेंट किया गया, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे एक चीज़ समझना है आपको। अब वो राइट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। देखिए सबसे जो पहला है हमारा वो 1215 मैग्ना कार्टा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी बता दिया है। क्लियर है? चलिए, मैग्ना कार्टा 1215 में इंप्लीमेंट हुआ। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र इंप्लीमेंट किया गया, जिसका नाम क्या है? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिल ऑफ राइट्स, जिसको फंडामेंटल राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स का मतलब। ठीक है, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स कह दिया, अमेरिका उसको बिल ऑफ राइट्स कह दिया, ब्रिटेन ने उसको बिल ऑफ राइट्स कह दिया, है ना। किसी कंट्री में बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक फंडामेंटल राइट्स कह दिया, इन नामों से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? 1787 के अंदर क्या हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राइट्स के रूप में फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कर दिया गया। और 1789 में तो पूरे देश को मिल गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ना। 1789 में तो सबको मिल गया। तो 1789 में ही फ्रांस के अंदर क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। मनुष्य को जो राइट टू इक्वलिटी है ना, एंड इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी सबको दिया गया और रिपब्लिक बन गया फ्रेंच, है ना, जनता के द्वारा चुनी सरकार होगी। तो इस तरीके से राइट्स का डेवलपमेंट हो रहा है ना। जब दोस्त हम बात करते हैं 1946 की, तो 1946 के अंदर क्या हुआ? यूएनओ के द्वारा एक आयोग बनाया गया, तो पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए काम करेगा। उस आयोग का नाम क्या था? UNCHR, यानी कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसको हम UNCHR कह लो या संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार आयोग कह लो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट 1948 का सार्वभौमिक मानव अधिकारों का घोषणा। ये देख लो दोस्तों, सारा यहाँ पे यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स हो गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, एंड दोस्तों जिनेवा कन्वेंशन हो गया, यूरोपियन कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम्स वगैरह ये सब हो गया, है ना। तो यूरोपियन सोशल चार्टर हो गया। तो ये सब के सब जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इन सभी के बाद ही तो भाई मानव अधिकारों का विकास हुआ, ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट हुआ। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को फटाफट एक बार याद कर लेना है। क्या करना है? इनको आपको याद कर लेना है। क्लियर दोस्त? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इसको याद कर लो। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ताकि आप इसको याद कर लो डायरेक्टली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड तो सबसे बड़ी बात ये थी जो पूरी दुनिया के लिए ह्यूमन राइट्स बनाया गया, जैसे अभी आपको मैंने बताया नहीं अभी, UNCHR, ये जो बनाया गया 1946 के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए ह्यूमन राइट्स एक कमीशन बना दी गई है, जो पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज के अंदर ह्यूमन राइट्स की वकालत करेगी, देख रेख करेगी किस कंट्री में ह्यूमन राइट्स है। सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है, इंडिया भी क्यों ना हो, है। गुजरात दंगे के अंदर भी बात उठ गई थी। तो तमाम तरह के राइट्स के लिए आवाज़ उठ जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है UNCHR, जो कि आपको नाम याद रखना है। क्लियर दोस्त? क्योंकि यूएनओ का जो चार्टर है ना, यूएनओ का चार्टर मतलब होता है लॉ या कानून कह लो, या जो यूएनओ का पूरा नियम है। जैसा हमारा संविधान है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यूएनओ का जो पूरा संविधान है उसको चार्टर कहा जाता है। तो उस चार्टर का आर्टिकल जो 1 है वो ये कहता है, यूएनओ का आर्टिकल 1 चार्टर का, कि यूएनओ ह्यूमन राइट्स के लिए कमीशन बनाएगा और ह्यूमन राइट्स के लिए काम भी करेगा, प्रमोट करेगा, प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा, है ना, स्प्रेड करेगा। इसलिए UNCHR की स्थापना की गई थी 1946 में, क्योंकि 1945 में यूएनओ बनाएगा तो 24 अक्टूबर को। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे ये सब हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि कमीशन वगैरह सब बनी गई थी, पूरी दुनिया के अंदर क्या हुआ? यूनिवर्सल राइट्स को इम्प्लीमेंट किया गया, डिक्लेयर किया गया। इट मीन्स दोस्त पूरी दुनिया के अंदर यूएनओ के द्वारा, यूएनओ यानी महासभा के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल राइट्स को डिक्लेयर किया गया। अब ये कब किया गया था? ये किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए दोस्तों 10 दिसंबर को एवरी ईयर क्या होता है, क्या होता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को। ये दोस्तों का एक बार SSC एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये सारे पॉइंट्स रहे कि किस तरह के अधिकारों का विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में मानव अधिकार क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है मानव अधिकार के रूप में। देखो, ह्यूमन राइट्स के रूप में हमें जो अधिकार मिलता है, देखो एजुकेशन का हो गया, है ना,
मेन अधिकार तो हमारे सब देता है, थॉट का, प्रेस का, इंफॉर्मेशन का, स्पीच का, रिलीजन का, जिसमें सारा हमारा फंडामेंटल राइट्स आ जाता है। ये तो भारत के अंदर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के अंदर एक कमीशन है। इस कमीशन का काम क्या होता है, अब थोड़ा पहले इस पर चर्चा करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है। हुआ ये, देखो भारत के अंदर भी लोग रहते हैं, और जहाँ पे लोग रहते हैं जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लोगों के जो अधिकार है उनका वॉयलेंस हो सकता है। हुआ ये कि द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर इस एक्ट्स को पास किया गया, और इस एक्ट्स के तहत भारत के अंदर एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम क्या था, NHRC, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो पूरे देश के लिए काम करेगा। और एक स्टेट आयोग बनाया गया, यानी कि एक स्टेट के लिए कमीशन बनाया गया जिसका नाम क्या था, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। क्लियर है। लेकिन जो इस एक्ट्स के तहत बनाया गया वो इसके तहत बनाया गया, क्योंकि NHRC जो है ये सबसे मेन है, ये आपको ध्यान रखना है। NHRC का जो मेन काम है वो ये देखना है कि भारत में किसी का भी अधिकारों का उल्लंघन ना हो रहा हो, अधिकारों का वॉयलेंस ना हो रहा हो। जैसे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेंस होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत जो राइट्स रेमेडीज़ वाला जो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला, तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत। वैसे ही मान लो कि कोई ऐसा राइट्स है, जैसे कि कोई भी ऐसा घटना हो जो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हो, तो वो मामला NHRC में जा सकता है। और NHRC कोई न्यायालय नहीं है, कोर्ट नहीं है जो फैसला सुनाएगी और ये पनिशमेंट दे देगी, नहीं। ये सिर्फ ये करेगी, इसका जो मेन काम रहेगा वो ये रहेगा, या तो दोस्तों ये कार्यवाही के लिए, यानी कि सही टाइम पे एक्शन के लिए क्या कर सकती है, ये सरकार को सूचित करेगी, भाई यहाँ पे घटना हो गया है, फटाफट एक्शन लो। पहला काम ये करती है NHRC। दूसरा काम है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ये कॉन्टैक्ट करेगी, ताकि उस चीज़ को जल्दी से, मतलब वहाँ के लोगों को ताकि जिसके साथ गलत हुआ है, ताकि तो जिसके ह्यूमन राइट्स का वॉयलेंस हुआ है, उल्लंघन हुआ है, उनको जस्टिस दिलवाई जा सके। एंड थर्ड जो इसका काम रहता है वो रहता है कि जिसके साथ कोई मान लो ह्यूमन राइट्स के चक्कर में मान लो कोई ऐसे लोग हैं भाई जिसके साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, तो ऐसे उन्हें आर्थिक इकोनॉमिक पैकेज दिलवाना, आर्थिक राहत, सहायता, हेल्प देना, तो इसके लिए भी ये सिफारिश कर सकती है सरकार से। तो 3 इसके मेन काम है, ये दोस्त आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम कुछ और बात करते हैं। पहले बात यह है कुछ कि समय समय पे क्या हुआ है, इस आयोग ने टिप्पणी करी है। टिप्पणी क्या करी है कि कुछ जगह पर ऐसे काम देखे गए, हरकतें देखी गई जो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेंस करती है। वो ऐसे कौन से काम है, चलिए पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ताकि आप समझ में जाओ। सबसे पहला जो आता है हमारा, वो आता है कौन सा है, 22 मार्च 2000 की घटना। सन 2000 में 21 मार्च के रात का टाइम था वो, है ना, लेकिन 22 मार्च को ही सबको भाई पता चल पाया। तो 21 मार्च को रात को ही हुआ ये कि अनंतनाग के अंदर, अनंतनाग, ठीक है, क्या हुआ, लगभग 235 सिखों को उग्रवादियों ने, है ना, जो नक्सलिस्ट होते हैं वगैरह, उन्होंने क्या कर दिया है, गोली मार दी, जान से मार डाला। और 3500 को तो सभी सिखों को मार डाला। इतने में वहाँ पे एक औरत देखने के लिए आई थी, उन सभी डेड बॉडी को देखकर वो औरत भी मर गई, यानी कि 36 लोग मारे गए वहाँ पे। अब हुआ ये कि दोस्त टोटल जो वहाँ पे भाई थे, अब उस समय मामला बहुत गड़बड़ हो गया, इसलिए भी क्योंकि सन 2000 का टाइम था, और सन 2000 के टाइम में याद करो कि भाई अमेरिकन राष्ट्रपति कि भाई याद करो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट सन 2000 में इसी घटना के दिन 22 मार्च के ही दिन और कुछ घंटों, लगभग 2-3 घंटा ये रह रहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के अंदर आने वाले थे। और उसी टाइम भाई ये पता चला ये घटना क्या होगा, 35 सिखों को मार दिया। एक औरत ने भाई घटना देखी तो वही और मर गई। तो ये मामला जब गया NHRC के अंदर, तो मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी गई। सबसे बड़ी बात यह कि NHRC के पास राइट्स भी है कि सरकार से कोई रिपोर्ट मांग सकती है, सरकार से जवाब मांग सकती है, इसके पास ये राइट है। और ये फटाफट एक्शन में लिया जाए, इसके लिए NHRC ने गवर्नमेंट पर दबाव बनाया, प्रेशराइज किया। नेक्स्ट घटना लेते हैं हम 15 अप्रैल 1996 की घटना की। इस दिन क्या हुआ, बिहार के डोल्टनगंज में 6 नक्सलिस्ट पकड़े गए। पुलिस वालों को लगा भाई अब क्या करिए, तो नक्सली है भाई, ये तो नक्सलवादी मान लो, एक आतंकवादी का रूप मान लो इनको भी यार, जो कि पुलिस वगैरह और फौजियों को मारते हैं। स्पेशल दोस्तों ये पुलिसों को अटैक करते हैं नक्सलवादी जो होते हैं। अब ये हुआ ये कि इन नक्सलियों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद पुलिस ने क्या किया भाई, जेल में बंद करना चाहिए था। क्योंकि पुलिस वालों का कहना ये था कि भाई ये हम पे बम फेंकने वाले थे नक्सलवादी, और हमको ये अटैक करने वाले थे, पुलिस वाले ऐसे कह रहे थे। और ये कहते हुए उन्होंने क्या किया, उन सभी 6 को बोला कि पीछे मुंडे करके खड़े हो जाओ यूँ करके, और 6 को पुलिस वालों ने गोली मार दी, पूरी मर के सब नक्सली। और ये जो पुलिस वालों ने कहा
कि ये हम पे बम फेंकने वाले थे, हम पे अटैक करने वाले थे, ये खबर झूठी निकली। पुलिस वालों ने उनको जानबूझकर गोली से मार डाला। मामला चला गया NHRC के अंदर और एक NGO ने भी इस मुद्दे को उठा दिया। उस NGO का नाम क्या था? पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। इस NGO ने मुद्दे को और उठा दिया। NHRC और बगल में आ गई और ये मुद्दा भाई जब उठाया गया तो पुलिस वालों ने कहा भाई देख लो, हम सेल्फ डिफेंस के लिए हमने गोली मार दी इनको। तो लेकिन भाई मामला सब बेवकूफ़ बनाया कर लोगों को, पुलिस वालों ने जानबूझ के उनको गोली मार दी थी। ये घटना बिहार से निकल कर आई थी। तो इस तरीके से NHRC ने भाई प्रेशर बनाना स्टार्ट किया। इस मुद्दे को नेशनलाइज किया गया और अखबार और न्यूज़पेपर, TV सब जगह इसको चलाया गया कि इस तरीके से ये हरकत हुई। जब भी आपको कोई पहले ना मारे तो आप गोली नहीं चला सकते, लेकिन पुलिस वालों ने ये काम कर दिया। मामला NHRC में चला गया और इसके द्वारा मुद्दे को उठाया गया। नेक्स्ट मामला आता है 27 जैन 1999 का। ये भी घटना 26 जैन को ही हो गया था, 26 जनवरी के दिन ही हो गया था, लेकिन सबको पता चलता है 27 जनवरी 1999 को। इसमें क्या हुआ? रणवीर की सेना ने, जो कि ये उच्च जातियों की सेना है, इन्होंने 21 दलितों को मार डाला। 21 में दोस्तों 5-6 महिलाएं थी, है ना, कुछ पुरुष भी थे, लगभग बैकवर्ड क्लास के लोग थे, दलित भी थे भाई सब के सब, और उच्च जाति के लोगों ने 21 दलितों को मार डाला। दलित होने के कारण मार देने से मामला चले गया NHRC के अंदर। मुआवजा वगैरह दिया गया, कंपनसेशन वगैरह दिया गया, हर इकोनॉमिक जो हेल्प होती है। उसके बाद मुद्दे को नेशनल लेवल पर उठाया गया। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं समय समय पे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेंस किया जाता है। अब ये वॉयलेंस प्रशासन के द्वारा भी किया जा सकता है, जिसके अगेंस्ट में हम NHRC के अंदर आवाज़ उठा सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि दूसरे का मुद्दा नहीं हुआ था, अभी मैं टिकटॉक वाला मुद्दा बताता हूँ। टिकटॉक पे एक मुद्दा था, है ना, अब तो भाई देखो टिकटॉक का बैन हो चुका है, बीमारी सही हुई बैन हो गई यार, है ना। हुआ ये कि एक बंदा था, उसका नाम मेरे को दोस्त याद नहीं आ रहा, फेमस था टिकटॉक के ऊपर। तो उसने एक वीडियो बनाई थी, वो लड़की वो मेकअप आर्टिस्ट थी, उसने एक वीडियो बनाया और उस बंदे ने मतलब कि तेजाब फेंकते हुए दिखाया था उस लड़की पे। तो मामला चला गया NHRC के अंदर। NHRC मामला गया तो भाई कह रहे तुम किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो भाई, है? वो बंदा कह रहा था भाई हम तो भाई खेल रहे थे, हम तो वीडियो बना रहे थे, हम थोड़ी, हमारा कोई मकसद नहीं था कि हम एसिड अटैक को प्रमोट करना हम चाहते हैं, ये सब नहीं चाहते। और ये सब मामला गया तो NHRC ने भी भाई गवर्नमेंट से अपील करी कि टिकटॉक को बैन किया जाए। तो टिकटॉक के बैन में भी गवर्नमेंट का भी हाथ है, तो कहीं ना कहीं NHRC का भी हाथ है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये चीज़ है जो समय समय पर उठाई जाती है। अब बात करते हैं NGO की। ये NGOs क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको गवर्नमेंट तो नहीं बनाती, मेरे और आपके जैसे लोग ही बनाते हैं, जिनका कुछ पर्टिकुलर कोई इशू होता है, इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर काम करना है, ऐसे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि बात करता हूँ मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। ये पूरी दुनिया भर की मीडियाओं का ध्यान उन लोगों पर दिलाती है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेंस हो रहा हो, ठीक है। ऐसा ही एक और संगठन है, NGO है, जो है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये दोनों ही संगठन अमेरिका की है, ध्यान रखना है आप सभी को। ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स वॉच करती है, देखती है कहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों जो अभी आपको मैंने दिखाया, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, जो कि सिविल लिबर्टीज यानी कि नागरिकों की लिबर्टीज़ के लिए काम कर रही है। तो ये सब के सब NGO हैं और इस तरीके से NGO आप भी बना सकते हो, कोई बना सकता है, इनका भी अपना एक रूल रेगुलेशन होता है ना। जैसे कि दोस्तों चैरिटी के रूप में हो गया, है ना, सोसाइटी के रूप में हो गया NGO। तो इस तरीके से NGO बनाया जा सकता है और आप भी बना सकते हो। और आजकल दोस्तों युवाओं के द्वारा, यूथ के द्वारा समय समय पर NGO बनाया जाता है ना, ताकि हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर सकें, वुमेंस के लिए, एजुकेशन के लिए, गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन के लिए, है ना, टेररिज्म के लिए, सबसे बड़ी बात है इन्वायरमेंट के लिए। तो अलग तरीके से NGO बनाए जाते हैं, समय समय पे इन पे सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। आई होप दोस्तों आपका ये आज का ये जो टॉपिक आपके पूरा समझ में आ चुका होगा। कैसे लगी आपकी वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कोई डाउट्स रहता है तो मुझे फिर भी कमेंट करके बता सकते हो आप। एंड लाइक करके उत्साह को बढ़ाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना, शेयर करना उन लोगों तक ताकि ह्यूमन राइट्स को हम भी प्रमोट करें। सभी के अधिकार हमारे खुद के हैं, किसी ने दिया नहीं है, इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने साथ साथ दूसरे के राइट्स को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।